पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मौजूदा परफॉर्मेंस और कारकर्दगी के बारे में आप क्या जानते हैं? पीआरए का अगर आप देखें तो वैसे तो जो भी इनको टारगेट पिछले 8-10 साल से दिया गया ये उससे एक्सीड करते हैं। सिंगल एक एप्लीकेशन भी फाइल करते हैं, प्रोफाइल अपडेट करने की 3 से 4 ऑफिसर से फाइल गुजर के जाती है और एक ऑफिसर जो है वो उसके ऊपर 2 से 3 दिन लगा देता है। अगर हेयरिंग्स कंडक्ट करनी है तो ऑनलाइन हेयरिंग्स की तरफ जाएं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने विद होल्डिंग टैक्सेस के रूल्स में जो तब्दीलियां की हैं वो क्या है? Banking, insurance, or telecommunications. When they will be receiving services, any kind of taxable services from another company, उन्होंने पूरा 80% से टच विद वर्क करना है। रिटर्न फाइल की, उसमें खुद भी पेमेंट कर दी और उनकी विदहोल्डिंग वालों ने भी पैसे दे दिए, तो हुकूमत को लीनियंट व्यू देते वक्त लाजमी ये जो पैसा पहले दे दिया गया है उसको रिफंड करना है। जहाँ पे हमारी फाइल्स के अंदर कोई चीज़ कमी होती है हमें यहाँ पे फ़ोन नहीं किया जाता कि आपकी ये फाइल में ये चीज़ की कमी है या ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आप हमें फाइल करें, वो फाइल हमें वहाँ पे होल्ड हो जाती है। स्पेशली जून के मंथ में आके क्या होता है कि वो इनपुट टैक्स ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाता है और अगली रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो टैक्स लगाया है जबकि ये एक्साइज का इख्तियार था, क्या ये डबल टैक्स नहीं होगा? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का स्कोप जो है ना वो ऑब्वियसली सर्विसेज को टैक्स करने का था। चैम्बर्स को एतमाद में लेने की जरूरत है और उनके जरिए अपनी कलेक्शन को इंक्रीज करना चाहिए। पीआरए चाहे तो अपने रेवेन्यू कलेक्शन में कम से कम भी 200% इजाफा कर सकता है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बजट में सर्विसेज के तारीफ में जो नुमाया तब्दीलियां की हैं उनके असरात अब क्या होंगे? तो 360 डिग्रीज का यू टर्न है। एक तो पीआरए के उन्होंने इख्तियारात काफी बढ़ा दिए, टैक्सेबल सर्विसेज की बजाय एग्जम्पशन का इन्होंने शेड्यूल दे दिया और रिटर्नों के अंदर जो इनपुट टैक्स आ रहा होता है वो किसी पर्टिकुलर मंथ में आ गया, अगले मंथ में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। इवन जब आईआरएस इंट्रोड्यूस हुआ, ब्रार इंट्रोड्यूस हुआ इनके यहाँ, उससे पहले भी ये इशू था और अब भी है कि पीआरए के सिस्टम्स जो हैं वो उस तरह रिस्पॉन्सिव नहीं है। जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जब वो पेमेंट्स को विदहेल्ड करते हैं, विदहेल्ड करके डिपॉजिट करवाते हैं, वो कोई एक बल्क में एक सिंगल सीपीआर में डिपॉजिट करवा देते हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी में फर्क क्या है और ज्यादा एक्टिव कौन सी है, एसआरबी या पीआरए? सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी की जो परफॉर्मेंस है वो पंजाब वालों से काफी बेहतर नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रॉन प्रेस राउंड के साथ मैं अफजल यूबी। नाजरीन, बजट 2025 और 26 के बाद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी क्या है? बजट में जो सर्विसेज की तारीफ की गई थी और क्या तारीफ तब्दील की गई हैं? किरायादारी पर जो टैक्स लगाया गया है उस पर टैक्स पेयर सरापा एहतजाज क्यों है? क्योंकि ये एक्साइज का टैक्स था, क्या ये डबल टैक्स तो नहीं हो जाएगा? दूसरा, विद होल्डिंग टैक्सेस के जो रूल्स में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं वो क्या है? पंजाब और वफाक के दरमियान टैक्स के मामलात पर मुतनाज़ा शिक्के क्या है, मामला किस तरह हल हो गए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद आसम साहब, आप चार्टर अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। और मुझे ज्वाइन करेंगे उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। और मुझे ज्वाइन करेंगे मामून निसार साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, सीनियर मेंबर हैं लॉ ट्रस्ट बार एसोसिएशन के। और मुझे ज्वाइन करेंगे मियां मोहम्मद अमजद साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। मैं सबसे पहले आसम साहब की तरफ जाना चाहूंगा। आसम साहब, ये बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने खिलाफे कानून रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो टैक्स लगाया है जबकि ये एक्साइज का इख्तियार था, क्या ये डबल टैक्स नहीं होगा? जी, वालेकुम अस्सलाम यूबी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी दिस प्रोग्राम एंड प्रोवाइडिंग मी अपॉर्चुनिटी इस सवाल का जवाब दूं। बात ये कि 2025 फाइनेंस एक्ट के जरिए पीआरए ने ये किया कि जितनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, रेजिडेंशियल पर नहीं है, कमर्शियल इमूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे प्लाजाज वगैरह है, उसमें उन्होंने जो रेंट की कलेक्शन है उसके ऊपर उन्होंने कहा जी पीआरए के इफेक्ट वो पे होगा और जो प्लाजा ओनर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो होल्ड करिए टैक्स पीआरए को शामिल कर पाएगी। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी था क्योंकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटल के ऊपर जो टैक्सेशन है या इमूवेबल प्रॉपर्टी को टैक्स करने का जो राइट है वो तो ऑब्वियसली लैंड डिपार्टमेंट के पास है, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के पास है, एक्साइज के पास है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज आ गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का स्कोप जो है ना वो ऑब्वियसली सर्विसेज को टैक्स करने का था। हाउएवर इसके ऊपर शुरू में काफ़ी डिस्टर्बेंस रही अमंग द सेक्टर्स, लेकिन जो हमारे वकलाज रहते हैं जो उन्होंने इस पर पिटीशंस फाइल की हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, इस वक्त तकरीबन 7-8 पिटीशंस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और सब्सिक्वेंटली हो ये रहा है कि जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने क्लैरिफिकेशन भी इस पर सीख की
और उन्होंने इसी पॉइंट को हाईलाइट किया। बेसिकली तो ये राइट टैक्स विदहोल्ड करने का सिंगल प्रॉपर्टी पे वो तो है एक्साइज का, लेकिन आप जो है ये सर्विस की कैटेगरी में फॉल नहीं करती, तो आप इसके ऊपर टैक्स हमारे से रिक्वायर कर रहे हैं, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है। तो पीएल ने उस क्लैरिफिकेशन का भी जो जवाब दिया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, वो यही दिया है कि ये जो मैटर है ये पेंडिंग है हाई कोर्ट में। इस वक्त वैल्यूएशन जो है वो बीआरए के साथ अंडर डिस्कशन है कि इसको किस तरह से जो है ना मैनेज करना है, आय का टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, रिड्यूस रेट पे लगेगा, कोर्ट ने डिसाइड ऑन इट कि रिजेक्शन है किसकी है। सो अभी कुछ मैटर क्लियर नहीं है, ऑल्दो के उसमें एंट्री इंसर्ट की थी बट वो इन्फोर्स नहीं कर रहा बीआरए, उसको प्रोटेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा। सो अभी मैटर ऑन होल्ड है, कोर्ट विल डिसाइड कि ये बेसिकली जुरिडिक्शन है किसकी है, कि इसके ऊपर टैक्स कितने अप्लाई करना। ऑब्वियसली जो एक प्राइम क्वेश्चन है कि ये पीआरए का राइट नहीं बनता, पीआरए की जुरिडिक्शन में नहीं आता, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पीआरए की अथॉरिटी नहीं है, बट अल्टीमेटली will be decided in the court। आसम साहब ये भी बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने विद होल्डिंग टैक्सेस के रूल्स में जो तब्दीलियां की हैं वो क्या है? इस दफ़ा फाइनेंस एक्ट में उन्होंने इसमें होल्डिंग रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं। पीआई जो विदहोल्डिंग रूल्स है वो पहले उसमें से कुछ उसमें क्लैरिटी की थी। उसमें जो विदहोल्डिंग एजेंट की रिकग्निशन है और जो परसेंटेज ऑफ विदहोल्डिंग है दैट वाज क्वाइट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल उसमें जो जेबीज हैं, जो एओपीज हैं, वो उनके बारे में क्लैरिटी नहीं थी। अब उसमें इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं और जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज हैं उसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी। अब उन्होंने ये क्या किया है कि इसको स्टार्टअप क्लॉज या ब्रॉड बी दो में कह दिए कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और टेलीकम्युनिकेशन व्हेन दे विल बी रिसीविंग सर्विसेज एनी काइंड ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंपनी, उन्होंने पूरा 80% से टैक्स विदहोल्ड कर लेना है। फॉर एग्जांपल पीटीसीएल है, पीटीसीएल अगर किसी से सर्विसेज प्रोक्योर करता है, किसी किस्म की भी टैक्सेबल सर्विसेज प्रोक्योर करता है, तो उसने उस सर्विस का 80% विदहोल्ड करके पीआरए को जमा करवा दें, जबकि रिमेनिंग 40% अमाउंट जो है वो जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो जमा करवाएगी। इसके साथ साथ जबकि दूसरी जो क्लॉज बी सर्ट हुई है वो ये है कि इन 3 सेक्टर की कंपनीज के अलावा कोई और कंपनी भी, फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ कंपनी को अपने सेक्टर में जो सर्विस कैसे भी है वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से जब सर्विसेज रिसीव करेगी उसमें केस में 20% विदहोल्डिंग है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी इस दफ़ा उन्होंने मज़ीद क्लैरिफाई करती है कि जब कंपनी दूसरी कंपनी से एक्टिव टैक्स कंपनी से सर्विसेज लेती है तो 20% विदहोल्डिंग करेगी। ये उन्होंने ज़रूर चेंजेस किए हैं। ये हल तलब बेटर था, इस दफ़ा उन्होंने विदहोल्डिंग को उसमें क्लैरिफाई करके उसको मज़ीद क्लैरिटी की। आसम साहब ये भी बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जून के महीने में इनपुट कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, ये मसला कब हल होगा? ये जो इशू आपने हाईलाइट किया ये बहुत लॉन्ग हेल्ड इशू है। आई स्टिल रिमेंबर जब पीआरए कॉन्स्टिट्यूट हुआ उस वक्त से लेके ये डिफरेंट पॉइंट इन टाइम्स पे जाके क्या होता है कि रिटर्नों के अंदर जो इनपुट टैक्स आ रहा होता है वो किसी पर्टिकुलर मंथ में आगे अगले मंथ में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। इवन जब आईआरएस इंट्रोड्यूस हुआ, ब्रार इंट्रोड्यूस हुआ इनके यहाँ, उससे पहले भी ये इशू था और अब भी है। स्पेशली जून के मंथ में आके क्या होता है कि वो इनपुट टैक्स ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाता है और अगले रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। जब टैक्स पे परसू करता है अगर थ्रू हिमसेल्फ और वाया एआर तो वो सब पीआई वगैरह नहीं होता है कि आप इसको वेरीफाई करवाएं, जो कि ये प्रैक्टिस एज पर लॉ तो नहीं है। एज पर लॉ तो ऑब्वियसली आप किसी तरह से कोई ऑडिट ओपन कर सकते हैं, आइदर इन सेक्शन 57 और सेक्शन 24 आप कोई ऑर्डर ओपन करके ऑब्वियसली इसको चेक कर सकते हैं। इस पे सेक्शन 16 डी नोटिफाइड हो सकती है। बट इस तरह से जब आप इनपुट टैक्स आपको डिस्टॉर्ट करते हैं तो आप टैक्स पेयर को एक राइट से डिप्राइव करते हैं, जो कि उसका एक फंडामेंटल और लेजिस्लेटिव राइट है। ये एक बहुत अजीब सी प्रैक्टिस है, इसको आज तक सॉल्व नहीं कर पाया। और दूसरा फिर ये कि टैक्स पेयर वाली साइड से भी ऐसे कोई इसको उस तरफ टेकअप नहीं करता। रिवेल्ट इनटू वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स विदाउट इशूइंग नोटिस हु इज प्रैक्टिस। जब आप इनपुट टैक्स की रिवीजन के लिए सेट टैक्स के रिवीजन के लिए अप्लाई करते हैं उस सबको कहते हैं कि जी ठीक है आप ये इनपुट टैक्स नहीं आ रहा, अगर आप इसको वेरीफाई करवा दें तो ये मंथ्स में आ जाएगा। तो ये एक बड़ी एक अजीब सी प्रैक्टिस है बीआरए की साइड पे, जिसको मेरे ख्याल से तो खत्म होना चाहिए। अगर आपने कोई इनपुट टैक्स वेरीफाई करना है तो आप उसमें प्रॉपर नोटिस इशू करें। सेक्शन 16 में 16 की कंप्लायंस चेक कर लें, अगर इन 24 और 56 57 में कर लें, जैसे पीआरए जो एडीसी जो कमिश्नर है वो फॉलो कर। बट विदाउट इशूइंग एनी नोटिस, विदाउट सेलेक्टिंग एनी टैक्स पेयर फॉर एनी काइंड ऑफ ऑडिट, इसको वेरीफाई करना ये थोड़ा सा ये सब है। आसम साहब ये भी बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अभी तक रिफंड्स के रूल्स नहीं बनाए, क्या सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने रिफंड्स रूल बनाए हैं? इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि पहली बात मैं इतना करूँगा कि रिफंड के रूल्स होने चाहिए और डेफिनेटली होने चाहिए। पेयर्स टैक्स का सिस्टम है आइदर प्रोविंशियल और फेडरल, ये बेसिकली वैट का कॉन्सेप्ट है। वैट भी ये होता है कि वैल्यू एडिशन कितनी की है और जो आपने अपने वेंडर को टैक्स पे किया होता है पीछे प्रोक्योरमेंट के ऊपर, आइदर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, वो आप लेस कर देते हैं, मिनहा कर देते हैं जो आपको टैक्स कलेक्ट करते हैं। अगर कोई पेबल आए तो आप गवर्नमेंट को पे करने के मजाज आए,
और अगर कोई रिसीवेबल आए, रिफंड आए, एक्सेस पे हुआ है तो आप वो रिफंड लेने के बजाज हैं। आप उसमें ये होता है, ये एक अथॉरिटी जो है अगर फेडरल और प्रोविंशियल, वो उसको वेरीफाई करते हैं। आया कि जो इम्पोर्ट टैक्स इसका जो ये क्लेम कर रहे हैं, एक्सेस इम्पोर्ट टैक्स इसका रिफंड क्लेम कर रहा है, वो लेजिटिमेट है कि नहीं है, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूशंस से उसकी कंप्लायंस पूरी है कि नहीं है। उसमें ये है कि बैंक टू बैंक उस पर पेपर होनी चाहिए और जेन्युइन पर्सेगी होनी चाहिए। बट इन केस ऑफ पीआरए अनफॉर्चुनेटली एक तो है कि रिफंड का प्रोसेस नहीं किया जाता, इससे रिलेटेड लॉ ही नहीं है। पीआरए का जो रिफंड का लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ डील करता है जो इनएडवर्टेंटली कोई टैक्स पे हो गया या एक्सपोर्ट के केस पे कुछ मार्जिन कुछ मत है जो कि रूल्स में लिखा हुआ जाके, ना कि मेन लॉ में लिखा हुआ। तो रूल्स में जाके लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट के केस में जो इम्पोर्ट टैक्स कैरी फॉरवर्ड होगा उसका रिफंड मिल सकता है, या फिर ये कि इनएडवर्टेंटली कोई टैक्स जमा हो गया पीआरए को तो उसका रिफंड मिल सकता है। नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन है जैसे फेडरल में होता है कि इनपुट वर्सेस आउटपुट, उसके बाद एक्सेस जो होता है टैक्स पेयर उसका रिफंड अप्लाई करता है और उसको डिपार्टमेंट प्रोसेस करके करता है। पीआरए में ऐसा लॉ ही मौजूद नहीं। हाउएवर इसमें मैं थोड़ा-सा पीआरए को भी एक बेनिफिट देना चाहूँगा क्योंकि सर्विस की जो टेंजिबिलिटी है, इसमें इसको डिटरमिन करना है कि ये प्रोक्योरमेंट जेन्युइन थी या नहीं थी। आपको पता है सर्विस की टेंजिबिलिटी इसके लिए एक क्वेश्चन है। आप ये जज नहीं कर सकते कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है और इसका ये जो इनपुट ले रहा है किसी सर्विस का, ये वाक़ई में इसने रिसीव की थी या नहीं की। बिकॉज़ इट कुड बी डिटरमिन्ड ओनली थ्रू एग्रीमेंट, जो वो एग्रीमेंट लेके आएगा बिटवीन बायर एंड सेलर, उसकी जो पेमेंट होगी उसी से डिटरमिन किया जा सकता है। उसके अंदर टेंजिबिलिटी के एलिमेंट नहीं है। जो गुड्स होती हैं उसको आप देख सकते हैं, गेट इनपुट है, गेट आउटपुट है, इन्वेंटरी की मूवमेंट चेक कर सकते हैं। बट सर्विस के केस में ये थोड़ा-सा एक मसला है। दूसरा ये भी है कि फेडरल के जो गुड्स का इम्पोर्ट है वो बेसिकली आप फेडरल को पे करके आते हैं और सर्विस जो उसका उसका फिर इम्पोर्ट या उसका रिफंड जो है वो पीआरए से लेते हैं। ये एक बिटवीन द अथॉरिटी की एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि एक ऐसा टैक्स जो आपने फेडरल को पे किया हुआ है, आप उसका रिफंड रिक्वायर कर रहे हैं पीआरए से। तो पीआरए इस बात पे राइट पे है कि जब तक उसकी वेरिफिकेशन ना हो या जब तक फेडरल उसको भी स्टेटमेंट ना भिजवाए कि हाँ ये टैक्स इसने पे किया है, तो उनको उसको प्रोसेस नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट देयर शुड बी लॉ लॉ मौजूद होना चाहिए। ये नहीं है कि लॉ ही मौजूद नहीं है, लॉ जो है एक्ट होना चाहिए। आसम साहब ये भी बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी आईआरएस पर शिफ्ट होने के बाद टैक्स पेयर के लिए क्या मुश्किलात हैं और पीआरए वफाक का इनपुट क्यों नहीं दे रहा? जी, ये रिसेंट मंथ्स में स्पेशली जनवरी से ऑनवर्ड ये देखने में आया कि जब आईआरएस पे हम प्रोविंशियल से इंडेक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, मंथली से इंडेक्स रिटर्न, तो उस वक्त कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, स्पेशली मैं नाम लूँगा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का, तो उसमें पीआरए जो है वो इम्पोर्ट टैक्स अलाउ ही नहीं कर रहा सर्विसेज का। इसी तरह जो कुछ गुड्स का इम्पोर्ट टैक्स जो है वो फेडरल पे किया हुआ, उसका जो सिस्टम है वो इम्पोर्ट टैक्स अलाउ ही नहीं कर रहा। तो ये मसाइल चल रहे हैं। इसमें जब ट्रायल से परसू किया जाए तो वो कुछ एक आंसर करते हैं, जब डिपार्टमेंट से परसू किया जाए तो दूसरा आंसर करते हैं। सो नोबडी इज कंफर्म कि ये प्रॉब्लम है क्या। इवन आफ्टर गोइंग थ्रू 3 to 4 मंथ्स अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ है और स्टिल देयर आर टैक्स पेयर जिनका ये इशू जो है ना ये चल रहा है और इम्पोर्ट टैक्स जो है ना अवेलेबल नहीं हो रहा। आई थिंक ये आप पे कोई टेक्निकल ग्लिच का मामला है, पॉलिसी डिसीजन है। अगर ये पॉलिसी डिसीजन है इट शुड बी अनाउंस फॉर ऑल और ये सबके लिए हो जाना चाहिए कि ये वाला इम्पोर्ट टैक्स नहीं मिलेगा, ये वेरीफाई नहीं हो रहा या इसके अंदर ये मसला आ रहा है इसलिए इम्पोर्ट टैक्स नहीं मिलेगा और सेक्शन 16 में उसकी कोरस्पोंडिंग प्रोविजन भी डालनी चाहिए। बट सिस्टम के ऊपर रख के टेक्निकल ग्लिच पे रख के उसको सॉल्व ना करना और इम्पोर्ट टैक्स अप्लाई करना, ये एक ऐसी बात नहीं है। टैक्स पेयर का राइट है कि उस पर इम्पोर्ट टैक्स मिलना चाहिए। आसम साहब ये भी बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और वफाकी कानून में इनपुट टैक्स के मुतनाज़ा शिकों का खात्मा मुमकिन है? मुतनाज़ा शिकें टू दी एक्सटेंट ऑफ रेट हैं, डेफिनेटली हैं बिल्कुल। क्योंकि फेडरल में आप 18% से इंडेक्स पे करके आते हैं और जितनी प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं वो इस बात पे उन्होंने लॉ बनाया हुआ है कि वो अपना जो स्टैंडर्ड रेट है, फॉर एग्जांपल पीआरए में 16% रेट है, दे विल नॉट बी अलाउइंग एनी टैक्स which is paid beyond 60%। लॉ है बेसिकली ये गेज जस्टिस है। एक इनपुट टैक्स अगर पे किया हुआ है 18% पे तो वो पूरे का पूरा 18% एडजस्ट करना चाहिए। रेट वर्सेस रेट का कंपैरिजन तो नहीं बनना चाहिए। जो बेसिक लॉ है, जो बेसिक डॉक्ट्राइन है वैट का, उसको स्टिक रहना चाहिए, बजाय कि इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस करके और इसमें अपना जो है ना वो फायदा और नुकसान दिखे। तो पीआरए में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है कि उनका जो स्टैंडर्ड रेट है उससे ऊपर का टैक्स वो लोग पे नहीं करते, तो इसके जो एडिशनल टैक्स पे किया होता है वो एडिशनल टैक्स जो है ना डिसअलाउ करना पड़ता है। और अगर कोई टैक्स पेयर डिसअलाउ नहीं करता, बुके सिस्टम उसको अलाउ कर देता है, तो उस पर फिर ये होता है कि बाद में नोटिस आता है, नोटिस के ऊपर वाया नोटिस पीआरए उसको रिकवर करता है, जो कि आई थिंक सो कि जो बेसिक डॉक्ट्राइन और वैट का वैल्यू एडेड टैक्स का उसके अगेंस्ट है ये सेक्शन 60 की ये पर भी है कि ये एनी टैक्स इन एक्सेस ऑफ 60% जो है ना उसका
कोडेक्स नहीं मिलेगा। PRMA और फेडरल में ये मुतनाज़ प्रोविजंस हैं। यस, दिस कैन बी रिजॉल्व अगर कोहेरेंस हो बिटवीन फेडरल और प्रोविंशियल अथॉरिटीज़, कोहेरेंस अगर इनके दरमियान हो, डाटा शेयरिंग हो, अकाउंट की सेटलमेंट बिटवीन फेडरेशन और प्रोविंसेस, तो ये मैटर बड़ी इजीली रिजॉल्व हो सकता है। बट ये अनफॉर्चुनेटली इट्स अ लॉन्ग हेल्ड मैटर। आसम साहब ये भी बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का कानून 16% और वफाक का 18% है, ये अजाफी बोझ कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? पाकिस्तान में तो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट और इसके अलावा बहुत से दूसरे टैक्सेस हैं। जो इनपुट नहीं मिलेगा तो स्ट्रेट अवे जाके कॉस्ट का पार्ट बच जाएगा। जो एडिशनल 3% है, ये एडिशनल 2% है, तो ये उनकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस का पार्ट बन जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, जो कि एक एडिशनल बर्डन है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, वो बहुत थिन मार्जिन पे काम करते हैं। अगर वो ये इम्पोर्ट टैक्स अलाउड ना हो, दे एंडर द लॉसेस। ये 3% इट्स अ बिग ह्यूज चंक होता है जो प्रॉफिट का इस तरह से एक्सपेंस आउट हो जाता है। तो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा बहुत रिड्यूस हो जाता है उससे। सो ये एक द लॉ है, ये मेरे ख्याल से अगेंस्ट बिजनेस है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी कॉस्ट अगर चार्ज होगी, जो प्रोक्योरमेंट की है उसमें जो सेल टैक्स पे किया है और उसमें से 3% सेल टैक्स जो है आपको नहीं मिल रहा, तो वो कॉस्ट चार्ज हो रही है, या 2% नहीं मिल रहा, वो कॉस्ट बन रही है आपकी, जो कि एक सेपरेट लाइन आइटम आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑल्सो बिजनेस में ऐड हो जाती है। सो आई थिंक सो भी ये वो होना चाहिए, ये प्रोवाइड है। बहुत शुक्रिया आसम साहब, आपने हमें टाइम दिया। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उमर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मौजूदा परफॉर्मेंस और कारकर्दगी के बारे में आप क्या जानते हैं? PRA की जो मौजूदा परफॉर्मेंस, देखिए PRA कायम किया गया सूबों पंजाब में, ताकि जितनी सर्विसेज सेक्टर है, चूंकि 18वीं तरमीम के बाद वो सूबों को दिया गया और ये सोचा गया कि सूबों को भी अपनी प्रॉपर टैक्स कलेक्शन इकट्ठी करनी चाहिए। PRA का अगर आप देखें तो वैसे तो जो भी इनको टारगेट पिछले 8-10 साल से दिया गया, ये उससे एक्सीड करते हैं। लेकिन असल बात क्या है कि इस इतना बड़ा 11 करोड़ आबादी का सूबा है, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है सर्विसेज सेक्टर के अंदर। अभी भी मैं समझता हूँ कि PRA की कारकर्दगी उस मेयार की नहीं है जहाँ पर से पहुंचना चाहिए। PRA चाहे तो अपने रेवेन्यू कलेक्शन में कम से कम भी 200% इजाफा कर सकता है। मेरे ख्याल में कि PRA को भी चैम्बर्स के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, चैम्बर्स को एतमाद में लेने की जरूरत है और उनके जरिए अपनी कलेक्शन को इंक्रीज करना चाहिए। देखिए दुनिया में कहीं पर भी अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो ट्रेड बॉडीज को एतमाद में लिया जाता है। हमारे मुल्क में अलमिया यह है कि हमने ट्रेड बॉडीज को एक एलियन बना दिया है, उसकी वजह से PRA भी अपने पोटेंशियल तक नहीं जा पा रहा। मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा जरूरत है PRA की कारकर्दगी बेहतर करने की और इसके अंदर लॉस को स्ट्रीमलाइन करने की, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है और एक डिफाइन करने की जरूरत है कि सर्विस सेक्टर कहां तक जाए। उमर साहब ये भी बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बजट में सर्विसेज के तारीफ में जो नुमाया तब्दीलियां की हैं, उनके असरात अब क्या होंगे? ये आपने बड़ा एक दिलचस्प सवाल किया। ये बड़ा फार रीचिंग किस्म का मसला है। एक तो PRA के उन्होंने इख्तियारात काफी बढ़ा दिए हैं अफसरान के और काफी ज्यादा उनको पावर्स डेलीगेट किए हैं। लेकिन ये जो खास तौर पर आपका सवाल है ना कि डेफिनेशन में क्या चेंज की गई है, हुआ ये कि पहले शेड्यूल्स होते थे कि ये वाली सर्विसेज हैं जो टैक्सेबल होंगी। अब इन्होंने कहा कि ये शेड्यूल है, एग्जम्पशन पहले मौजूद होती थी, अब इन्होंने कहा कि जो इस शेड्यूल से बाहर है वो सब टैक्सेबल होगा। यानी कि अब टैक्सेबल सर्विसेज की बजाय एग्जम्पशन का इन्होंने शेड्यूल दे दिया और उसके अलावा जितनी सर्विसेज को ये 360 डिग्रीज का यू टर्न है। यानी कि अब समझने की कोशिश की, पहले ये बताते थे कि ABC सर्विसेज टैक्सेबल है, अब इन्होंने कहा नहीं, ABC एग्जम्प्ट है और बाकी C से Z तक सारी की सारी टैक्सेबल है। इससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि कौन सी ऐसी चीज है जो सर्विस की डेफिनेशन में जाती है और कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं जाती। इससे क्या होगा कि बहाला किस्म की एक लिटिगेशन शुरू होगी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके हर सर्विस जिसको ये कहेंगे टैक्सेबल है उसको थ्रेश आउट किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वो PRA के एम्बिट में फॉल करता है कि नहीं करता। इससे काफी ज्यादा लिटिगेशन बढ़ गई। उमर साहब ये भी बताइएगा कि कमर्शियल किराएदारी पर पंजाब ने सर्विसेज की तारीफ में जो डेफिनेशन तब्दील की है, आप क्या समझते हैं? कानून इस पर क्या कहता है और अदालतों की जजमेंट क्या कहती हैं? हुआ ये है कि पंजाब ने इस मरतबा कमर्शियल जो रेंटिंग है उसको अपनी सर्विसेज की डेफिनेशन में फॉल करवा लिया और उसके ऊपर टैक्स कर दिया है।
अब गुजारी ये है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये जब सिंध हुकूमत ने एक दफा से किराएदारी को टैक्स किया था तो चैलेंज हुआ था, सिंध हाई कोर्ट ने कहा था ये सर्विस नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी महीना डेढ़ पहले ही उसको अपहोल्ड कर दिया। मेरे ख्याल में तो ये फिर वो टेंडेंसी शो कर रहा है जहाँ पर हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट के साथ माजराई में जाती हैं, जो वो जजमेंट करता है उसके खिलाफ एक लेजिस्लेशन कर दी जाती है। किराएदारी देखा जाए तो चूंकि आप बिल्डिंग भी दे रहे होते हैं और उसका बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन का इशू भी है और भी इशूज है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई सर्विस नहीं है, ये तो बकायदा एक सप्लाई बन जाएगी। लेकिन बात यह है कि इस वक्त महकमे ने फिलहाल डेफिनेशन दे दी है, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट से एक डिसाइडेड इशू है जिसमें उन्होंने होल्ड किया हुआ कि रेंट इज नॉट अ टैक्सेबल, नॉट अ सर्विस। टैक्सेबल तो दूर की बात, उन्होंने होल्ड कर दिया कि रेंट इज नॉट अ सर्विस। स्टिल पंजाब हुकूमत ने इसको सर्विस किया। उमर इकबाल खान साहब, ये भी बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का ट्रिब्यूनल फाल है, अगर है तो फिर टैक्स पेयर को किन मुश्किलात का सामना है कि उनके सैकड़ों केसेस ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है? ये एक बड़ा दरीना मसला बनता जा रहा है कि पीआरए पंजाब के अंदर 1 साल हो गया है, कोई प्रॉपर चेयरमैन नहीं लगाया जा रहा, कोई प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। अब चेयरमैन ही नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस कैसे होगी, और ये इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम है। मौजूदा चेयरमैन साहब बहुत अच्छे जा रहे थे, आई डोंट नो द रीजंस कि उनको क्यों अलग किया गया, लेकिन मेरा मुतालबा है कि मुस्तकिल चेयरमैन की फौरन अपॉइंटमेंट की। उमर इकबाल खान साहब, ये भी बताइएगा कि जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने विद होल्डिंग टैक्सेस के रूल्स में जो तब्दीलियां की हैं उनके अब असरात क्या होंगे? आजकल बड़ा बर्निंग इशू हुआ ये कि इस जुलाई से इन्होंने एक नया कानून जो पहले सेल्स टैक्स में मौजूद था कि विद होल्डिंग वो बंदा करेगा जो पेमेंट कर रहा है, उल्ट कर दिया, यानी कि सेलर के ऊपर विद होल्डिंग नहीं है, बायर के ऊपर है। अब उसका नतीजा क्या निकला, पहले 2 माह में लोगों को समझ नहीं है, लोगों ने जो रिटर्न फाइल की उसमें खुद भी पेमेंट कर दी और उनकी विद होल्डिंग वालों ने भी पैसे दे दिए। तो हुकूमत को लीनियंट व्यू देते वक्त लाजमी ये जो पैसा पहले दे दिया गया उसको रिफंड करना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम ये है, अच्छा इस कानून में एक नुक्स ये है कि इसमें प्रॉपर रिफंड के रूल्स भी नहीं है और ना ये बता पाते कि रिफंड कैसे होना है। एक सेक्शन है जो कहता है इनएडवर्टेंस और लीगल इंटरप्रिटेशन पर आप रिफंड करेंगे, अच्छा उसका कोई ना रूल्स बनाया गया ना ये बताया गया कि कैसे होना है। अब जो लोगों ने मेरी विद होल्डिंग कर ली और मैंने महीने बाद रिटर्न के साथ वो टैक्स जमा करा दिया, अब तो वो मेरे जो बायर्स है ये जो जिन्होंने मुझे पेमेंट की है, अब वो कह रहे कि जी हम क्या करें, ना वो मेरे वो पैसे दे रहे हैं जो विद होल्ड हुए थे और ना मेरे लिए लॉ में कोई ऐसी प्रोविजन निकल रही है। मैं पीआरए से काफी राब्ते में हूँ इस मामले पर, लेकिन मैं हुकामे वाला से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मसले को अर्लीस्ट के ऊपर रिजॉल्व किया जाए और कम से कम 2 महीने के लिए छूट दी जाए ताकि लोगों ने जो विद होल्डिंग नहीं क्लेम की उसको वो क्लेम कर। उमर इकबाल खान साहब, ये भी बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इनपुट और रिफंड्स का कोई कानून नहीं और लेना बहुत ही मुश्किल है, टैक्स पेयर का इसमें क्या गुनाह है? ये सर फिर बर्निंग क्वेश्चन है कि टैक्स गुजारों को तो बहुत मसाइल है, रिफंड के रूल्स नहीं है, रिफंड का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब वो ना बनने से वो सफर कर रहे हैं, उनके पैसे फंसते जा रहे हैं और वो दिन ब दिन इस अमाउंट को मैं इजाफा होता देख रहा हूँ। पीआरए को फौरन चाहिए कि रिफंड के रूल्स बनाए, रिफंड के लिए प्रॉपर एक विंडो बनाए ताकि लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सके और जिसका जेन्युइन रिफंड हो उसको वापस किया जाए। ये तो किसी भी कानून के तक नहीं किया। उमर इकबाल खान साहब, ये भी बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी में फर्क क्या है और ज्यादा एक्टिव कौन सी है, एसआरबी या पीआरए? असल में हमें सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी की जो परफॉर्मेंस है वो पंजाब वालों से काफी बेहतर नजर आती है, लेकिन उसकी शायद एक वजह ये है कि कराची पोर्ट सिटी है और वहाँ पर काफी काम इसके ऊपर हो रहा है। मेरे ख्याल में बाकी शहरों को भी इसी तरह करना चाहिए और अगर हम प्रॉपरली इसको परसू करने में कामयाब काफी टैक्स इकट्ठा हो सकता है। नहीं, सिंध एसआरबी बेहतर है, पंजाब रेवेन्यू तो काफी बेहतर है, उनका ऑर्गेनाइज भी ज्यादा है और उनका मोटिवेशन का स्टाइल भी फर्क है। पंजाब में तो सख्ती भी ज्यादा की जा रही है, वहां पर इतनी सख्ती भी नहीं की जा रही और लोगों से टैक्स वसूल किया जाए। उमर इकबाल खान साहब, ये भी बताइएगा कि एसआरबी साल के आखिर में टैक्स पेयर को अपने क्लाइंट्स को ऑफर्स करते हैं, मगर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप क्या जानते हैं? आपका फिर सवाल एसआरबी की और पीआर के वर्किंग के ऊपर है। एसआरबी बहुत ज्यादा लोगों के साथ निगोशिएट करती है और डिफरेंट चीजों को मसाइल को हल करने की कोशिश करती है। वहां पर एक दफा मुझे याद है स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन ने ये उनको जब बताया कि ये जो एजेंट जिनको हम कमीशन दे रहे हैं ये इन हाउस हमारे एम्प्लॉई होते हैं, तो उन्होंने बड़े खंदा पेशानी के साथ एक्सेप्ट किया और हमें अलाउ कर दिया। मुझे लगता है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को भी ऐसा ही एटीट्यूड अपनाना चाहिए और लोगों से मुज़ाकरात और उन्हें समझाना चाहिए और जो पहले को थोड़े मामला 2-4 महीने में नहीं हो सके उसको दरगुजर करते हुए टैक्स कलेक्शन करनी चाहिए। इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ टैक्स कलेक्शन बाय पंजाब रेवेन्यू।
करनी। बहुत शुक्रिया उमर इकबाल खान साहब, आपने हम टाइम मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मामून निसार साहब। मामून निसार साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा हालात में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी क्या है और मसाइल क्या है जिन्हें हल करने की फौरी जरूरत है। मैं समझता हूँ कि डिक्लाइन हुई है, पर बड़ी कैंडिडली और बड़ी ओपनली कि ये डिक्लाइन की तरफ जा रही है। उसका रीजन है कि पहले तो फिर भी एक वेलकमिंग एटीट्यूड होता था, अब तो अफसरान इतने बिजी हैं, वो पाइल्स के नीचे छुपे हुए हैं, पड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी वो पलंदे पड़े हुए हैं, पाइल्स ऑफ फाइल्स हैं, और वो उसके पीछे जो है वो अफसरान जो है वो फंसे हुए हैं और वो टिपिकल एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से वो काम कर रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन इनको यही होएगी कि आप अगर हेयरिंग्स कंडक्ट करनी है तो ऑनलाइन हेयरिंग्स की तरफ जाएं। अफसरान जो हैं वो ऑनलाइन हेयरिंग्स का एक कोई शेड्यूल मुरतब करें, डिपार्टमेंट को खुद रेकमेंड करें या डिपार्टमेंट इनको रेकमेंड करे कि यार बजाय कि आप नोटिस डालें, आप एक दफ़ा नोटिस का रिप्लाई आ जाए, आप टैक्स पेयर को फ़ोन करें या टैक्स पेयर के किसी रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करें और उसको लाइन पे लें। उसमें कॉन्फ्रेंस कॉल भी पॉसिबल है। आप देखें ना, अगर आप ऑनलाइन चीज़ को लेते हैं तो ऑनलाइन वीडियो कॉल्स करते हैं या वीडियो के ऊपर आप लेके जाते हैं जूम मीटिंग पे या गूगल मीट पे, अगर आप इसको मुरतब करते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि टैक्स पेयर भी वहाँ पे मौजूद होगा ऑनलाइन, और जो है जैसे कंसल्टेंट है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी मौजूद हो। तो वो दोनों लोगों की प्रेजेंस में एक बेहतर हेयरिंग हो सकती है और अफसर को भी बहुत फायदा होगा इसमें। और मेरा पर्सनली ख्याल है बहुत सा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा अगर वो कहते हैं तो आप उनको एक जूम मीटिंग का या गूगल मीट का एक इनवाइट भेज के कि सर आपको इस टाइम के ऊपर हम कर रहे हैं, और 15-15, 20-20 मिनट की स्लॉट्स बुक करें रोज की। मेरा ख्याल है कि अगर 25-30 भी ये हेयरिंग्स करा एक ऑफिसर तो वो बात कहाँ से कहाँ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इसको ऑनलाइन हेयरिंग्स के ऊपर जाएं और इसके ऊपर ज्यादा तशहीर करें, एडवर्टाइजमेंट्स करें, ताकि लोगों को पता हो कि मैं मुझे एफबीआर ऑफिसर के घर पे जाने की, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऑनलाइन भी अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं एफबीआर ऑफिसर को ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकता हूँ या रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे ऑनलाइन। और ऑनलाइन हेयरिंग से ये भी पॉसिबल है, जो जुरिस्डिक्शन के इश्यूज हैं बहुत से, जिसके मसले मसाइल बने हुए हैं, जुरिस्डिक्शन किसी की कहीं है तो बैठा वो कहीं हुआ है, तो वो ऑनलाइन अपनी हेयरिंग्स को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। मामून साहब, ये बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान एफबीआर की तरह सख्त तो नहीं हो गए या पहले से बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं और उनको रवैये मुस्बत हैं? रवैया सर ये है कि पहले तो असल में मेरा ख्याल है कि पीआरए एक्टिव नहीं था इतना, तो शायद वो रवैया भी लेने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही थी और वो बड़े ऑटो पे चल रहे थे। बट रवैये से ज़्यादा मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट ये है कि चीज़ों को वो हल करने की तरफ लेके जाएं। अभी रिसेंटली जो मेरा पर्सनल एक इशू बना है पीआरए के साथ, वो ये है कि पीआरए के सिस्टम्स जो हैं वो उस तरह रिस्पॉन्सिव नहीं है। मेरा ख्याल है कि रवैये से ज़्यादा ज़रूरत इनको अपने सिस्टम्स पे काम करने की है, जिसमें ऑब्वियसली वो उनके अफसरान के रवैये भी आ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये है कि वो इस टाइम पे बैठ के अपने डेटाबेसेस हैं, अपने सिस्टम्स हैं, अपने नोटिस रिसीव एंड को रिप्लाई करने के जो मामलात हैं उस पे फोकस करें, और ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है, जो टिपिकल हमारा जिस रवैये का हम हर वक्त शिकवा करते हैं, उसको वो ख़त्म करें और इस मामले को जो है वो रिजॉल्व करें। क्योंकि ये अब अगर गोइंग फॉरवर्ड आगे जाते हुए ये मामला और ज़्यादा गंभीर और और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर ये है कि आप जो हैं वो इस चीज़ को ख़त्म करने की तरफ लेके जाएं। और पीआरए को रिकमेंडेशन मेरी छोटी सी यही है कि एक तो अपना जो है वो स्टाफ की हेल्प, कंप्यूटर की और एआई की जो डेवलपमेंट है उसका कोई फ़ायदा उठाएं और कुछ चीज़ों को ऑटो पे लगाएं, रादर के हर चीज़ को वो अफसरान के हवाले करें। इससे मेरा ख्याल है कि अफसर के ऊपर प्रेशर कम होगा, इन इफेक्ट उसका रवैया बेहतर होगा। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि एआई का इस्तेमाल करें और अपना ये जो मामला सीधे करें। मामून निसार साहब, ये भी बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने चंद नाम छोड़कर तमाम सर्विसेज को टैक्स लगा दिया है, अब इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे? ये बहुत एक अजीब किस्म की सिचुएशन है और ये मेरा ख्याल है पर्सनली इट नीड्स टू बी क्वेश्चनड, रादर के इसको ये ओपन करें, इसकी सर्विस कैटेगरी को डिफाइन करें, इंडस्ट्रीज को और इसको लेके चलें, मार्केट टू मार्केट लेके चलें, इसको प्रॉपरली डिफाइन करें। ये मेरा पर्सनली ख्याल है कि बड़ा अजीब किस्म का एक ये चीज़ है। इट इज़ नॉट इवन कॉन्स्टिट्यूशनल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज आप ऑल अदर सर्विसेज के अंदर तो आप फिर इलीगल और लीगल सर्विसेज क्या हैं, फिर आपने उन सर्विसेज को टैक्स लगाना चाहते हैं तो उनको लीगैलिटी दे रहे हैं। तो ये एक अजीब किस्म का क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया लॉ में। इसको डिफाइन होना चाहिए, इसको फौरन से पहले इसको हज़फ होना चाहिए और इसकी अमेंडमेंट जो है वो इनको करनी चाहिए। तो मेरा पर्सनली ख्याल है कि इसको रिव्यू करना चाहिए और इस एप्लीकेबिलिटी को डिफाइन करें
और उन और सर्विसेज को डिफाइन करें। निसार साहब ये भी बताइएगा कि जब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने IRS की खिदमत हासिल की हैं उसके बाद रिटर्न और नोटिस के क्या इश्यूज आ रहे हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है? प्राल की सर्विसेज की जहाँ तक बात है तो मेरा ख्याल है वो इंटीग्रेशन के लिए वो इनेविटेबल था, वो होना ही था, वो हम इसको डिले नहीं कर सकते थे, वो ये करना ही करना था। बट मेरा ख्याल है कि वो सर्विसेज लेने की वो चीज़ एक डिफरेंट है। मेरा पर्सनली ख्याल है कि इनको सर्वर्स पे काम करना चाहिए। प्राल के हालात कुछ ऐसे हैं कि आप देखें इनकम टैक्स रिटर्न में भी हमें इश्यूज आते हैं, तो डेफिनेटली उसके पीछे भी प्राल है। अगर PRA में भी इश्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब है प्राल की बेटरमेंट और प्राल के ऊपर काम करने की इसमें जरूरत है। अदरवाइज ये जो आपका प्राल का इधर से शेयरिंग और इधर से करना वो सर्विसेज बेहतर होना दूर की बात है। अब चूंकि काम का प्रेशर बढ़ जाता है PRA पे, तो बेहतरी की तरफ तो कोई इस वक्त नजर नहीं आ रहा मामला। तो रिकमेंडेशन अगेन मेरी ये होती है टुवर्ड्स बेटरमेंट, यही है कि आप प्राल पे काम करें, प्राल के इश्यूज निकालें। और मेरा ख्याल है कि ये जो नोटिस की रिप्लाईज और नोटिस के मामलात हैं इसको जरा थोड़ी सी क्लैरिटी लेके आए इसमें, क्योंकि अगर आप प्राल में नोटिस करें, नोटिस का रिप्लाई है और फिर उसका फर्दर रिप्लाई है, वो बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म का जो विंडो खुलती है, तो उसको जरा थोड़ा सा बेहतर कर दें, उसके टैब्स बना दें। और अगर किसी ने कोई रिप्लाई फाइल किया तो उसका रिप्लाई का कोई नीचे टैब बन जाए, कोई उसका प्लस साइन खोल के उस टैब के नीचे रिप्लाईज डिक्लेयर्ड हों कि ये 17 को ये एक्टिविटी हुई, 18 को ये हुआ, 19 को ये हुआ, 20 को ये हुआ, सो दैट वो उसके लिए लिटिगेशन में भी हमारे लिए बड़ी आसानी होएगी कि हम कहेंगे ठीक है जी हमने इस दिन रिप्लाई दिया, उसके बाद को फर्दर नोटिस हमें नहीं मिला, या अगर मिला तो लेट मिला, तो फिर हमने उसका फलां दिन रिप्लाई किया, तो वो कई दफा उस कॉरेस्पॉन्डेंस में नजर ही नहीं आ रहा होता या कहीं नीचे नजर आ रहा होता है। तो उसको थोड़ी सी इसकी करेक्शन की जरूरत है। बट जी मशीन है, उस मशीन को जिस तरह बेहतर इस्तेमाल कर सकें। और AI मैं अगेन कहूंगा कि आपकी जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करें और टेक्नोलॉजी को जितना फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर करें। जो बेसिक से इश्यूज हैं वो मेरा ख्याल है ऑटो पे लग सकते हैं। अगर कोई लेट रिटर्न फाइलिंग है उसकी पेनल्टी नोटिस का कर देंगे, बजाय कि और कोई चीज करें। आप नोटिस का वो रिप्लाई देने के बजाय पेनल्टी जमा कराएं, बटन क्लिक करें, पेमेंट क्लिक करें, उस सेक्शन के अंदर आप क्लिक करें ताकि आपकी रिटर्न खुल जाए। वो बेसिक पेनल्टी उन्होंने रखी हुई है लेट रिटर्न फाइलिंग की या उस तरह करने की। यही मेरा ख्याल है लिटिगेशन कमिश्नर अपील साहिबा जो साहब बैठे हैं कमिश्नर अपील PRA में, इधर लाहौर में और बाकी स्टेशन पे भी, उनके पास भी यही इसी के ऊपर ही सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही हो इन रिगार्ड्स टू अपील्स। बहुत शुक्रिया मामून शाह साहब, आपने हमें टाइम दिया। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मियां मोहम्मद अमजद साहब। आप एडवोकेट हाईकोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर है। मियां अमजद साहब ये बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी बारे और जो रिटर्न है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या बड़े मसाइल हैं जिनको हल करने की जरूरत है? PRA की परफॉर्मेंस से जैसे आज से 2-3 साल पहले थी वैसी परफॉर्मेंस नहीं है। इसमें अगर हम सिंगल एक एप्लीकेशन भी फाइल करते हैं प्रोफाइल अपडेट करने की, उनके कंसर्न ऑफिसर्स हैं, 3 से 4 ऑफिसर से फाइल गुजर के जाती है और एक ऑफिसर जो है वो उसके ऊपर 2 से 3 दिन लगा देता है। तो हमारी एक प्रोफाइल अपडेट करने वाली जो एप्लीकेशन है वो भी हमें 10 से 15 दिन गुजार देती है। इसी तरह अगर हम कोई भी सिंगल अगर पासवर्ड रिकवरी है, कोई ईमेल अपडेट करनी है, उस हवाले से अगर हम रिक्वेस्ट फाइल करते हैं तो वो भी हमारी जो रिक्वेस्ट है वो भी इसी तरह सेम 3 से 4 ऑफिसर्स की तरफ से गुजर के जाती है। और उसमें भी हमें इतना ही टाइम टेकिंग है कि हम एक एक फाइल के पीछे हमें पता करना पड़ता है किस ऑफिसर के पास गई है। अगर वो छुट्टी पे है तो एक दिन डिले हो जाएगी, अगर वो कहीं मीटिंग में है तो वो सीन नहीं हो सकती, तो वो नेक्स्ट डे सीन होगी और फिर उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो PRA में ये परफॉर्मेंस है बहुत लो है। ऑफिसर्स काम तो कर रहे हैं अपना, लेकिन इतनी स्पीड के साथ नहीं कर रहे कि वो चीज़ों को जल्दी से क्लोज करें। तो हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं, इवन के आपको बता नहीं सकते। जहाँ पे हमारी फाइल्स के अंदर कोई चीज़ कमी होती है हमें यहाँ पे फ़ोन नहीं किया जाता कि आपकी ये फाइल में ये चीज़ की कमी है या ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आप हमें फाइल करें। वो फाइल हमें वहाँ पे होल्ड हो जाती है। हम खुद जाकर उनसे पूछते हैं कि ये फाइल हमारी इसका क्या स्टेटस है, तो वो हमें बता देते हैं कि इसमें आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो मिसिंग है। तो ये इनका जो ये सिस्टम है ये थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। इसमें जो इवन के जो पासवर्ड रिकवरी है या ईमेल अपडेट करने वाला है या जो हमारी प्रोफाइल अपडेट करने वाला सिस्टम है उसको ज़रा इनको स्पीडली करना चाहिए ताकि टैक्स पेयर जो है ना ये वाली परेशानियों से बच सकें। सबसे मेजर दूसरा इशू जो चल रहा है वो है 7A। 7A में ये है कि जिन लोगों ने आज से पहले अपनी रिटर्न्स फाइल की थी और विद हेड में आपने क्लेम किया हुआ है टैक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जो भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसके ऊपर डिपार्टमेंट एक चेक सिस्टम लगाया हुआ है कि जिसमें आपकी अगर पेमेंट वेरीफाई नहीं होती तो करंट मंथ की रिटर्न के अंदर वो आपकी लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं 7A में। तो आपको पहले वेरीफाई करवाना पड़ता है और फिर आपकी रिटर्न फाइल होती है। इसमें नंबर ऑफ इश्यूज चल रहे हैं जिसमें से सबसे मेजर इशू है जो पेमेंट को रिकंसाइल करवाने वाला के जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जब वो पेमेंट्स को विद हेड करते हैं
विदहेड करके डिपॉजिट करवाते हैं वो कोई एक बल्क में एक सिंगल CPR में डिपॉजिट करवा देते हैं, जबकि वहाँ पे सिंगल CPR डिपॉजिट करवाने की वजह से वो ट्रेस नहीं हो पाता कि मेरा कितनी अमाउंट का CPR है। उसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो तो हमें NOC दे देते हैं, लेटर दे देते हैं विद होल्डिंग का कि हमने आपका इतना टैक्स विदहेड किया, इतना डिपॉजिट करवाया है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं वो हमें सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करते, जिसकी वजह से टैक्स पेयर को काफी अच्छा खासा परेशान होना पड़ता है कि वो उनका जो टैक्स कटा होता है इवन के वो एट द टाइम ऑफ इनवॉइस वो उनका डिडक्ट हो जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट उसके ऊपर 7A की लायबिलिटी क्रिएट कर देता है। फिर उसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन 10 से 15 दिन लगी रहती है। डिपार्टमेंट इधर से NOC भेजता है इस्लामाबाद वाले उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये इशू जो है ना, ये ऐसा इशू है कि विद होल्डिंग एजेंट जब विदहेड करके डिपॉजिट करवाता है तो वो CPR बल्क में जनरेट कर देता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या कुछ अमाउंट की वेरिएशन हो जाती है कि अगर अब CPR की अमाउंट थी उसमें थोड़ा सा अगर 1-2-3 रुपए का भी फर्क आ जाता है तो फिर भी वो सिस्टम का चेक सिस्टम जो है वो हमारी लायबिलिटी क्रिएट कर देता है, जिसके अगेंस्ट हमें वो विद होल्डिंग सर्टिफिकेट है, फिर उसके साथ इनवॉइस है, फिर उसके ऊपर CPR है, ये हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से नॉर्मली आप अगर देखें, अगर आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकालें पिछले 6 महीने की PRA की जो रिटर्न्स फाइलिंग की हैं, 99% PRA की रिटर्न्स आप देखेंगे वो लेट फाइल होंगी। क्यों लेट फाइल होंगी? उसमें यही इश्यूज आ रहे हैं कि उनमें विदहेड वाली अगर पेमेंट किसी ने डाली हुई है तो नेक्स्ट मंथ में उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो वो रिटर्न लेट हो जाएगी। रिटर्न लेट होने की वजह से उसका क्या है कि कल को डिपार्टमेंट फिर इसकी रिकवरी भी आ जाएगा कि आप पेनल्टी जमा करवाएं, सेल टैक्स रिटर्न क्यों लेट फाइल है। उसके अगेंस्ट जो विद होल्डिंग एजेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर है तो उन्होंने जो टैक्स विदहेड करके डिपॉजिट करवाना था कि वो हेड गलत चूज कर रहे हैं या उसमें पेमेंट की वेरिएशन है या उसके अंदर जो विद होल्डिंग एजेंट का जो CNIC है या NTN है वो प्रॉपर्ली उसमें एंटर नहीं करते। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जो हमें डेली बेस पे फेस करना पड़ रहे हैं और जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। तो ये इनको ऐसा सिस्टम मेंटेन करना चाहिए कि हमारी विदहेड वाली इनवॉइस तभी आए जब हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उसको प्रॉपर्ली अपना डिक्लेयर भी करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसके ऊपर पूरा पर CPR भी प्रोवाइड करें और साथ हमें डिडक्शंस दें। ये ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देते हैं लेकिन वो टाइम टेकिंग होते हैं जिसकी वजह से रिटर्न भी लेट हो जाती है। तो ये बहुत एक सीरियस इशू चल रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये PRA अगर रिजॉल्व करेगा इशू तो टैक्स पेयर भी खुशहाल होकर टैक्स फाइल करेगा और टैक्स भी डिपॉजिट करवाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर इसको देखा जाएगा तो इसमें रेवेन्यू में काफी फर्क आएगा। ये नाज़रीन हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो नए अब सर्विसेज की तारीफ की गई हैं जिस पर टैक्स पेयर को मुश्किलात का सामना है और रिफंड्स के मामलात में भी, इनपुट के मामलात में भी टैक्स पेयर को मुश्किलात का सामना है। दूसरा, ट्रिब्यूनल में बहुत से केसेस अभी इल्तवा का शिकार हैं। जब तक रूल्स नहीं बन जाते रिफंड्स के या इनपुट के, जब तक कब्ल वक्त है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में टैक्स पेयर को फौरी इंसाफ मिल सकेगा। दूसरा, जो विद होल्डिंग के टैक्सेस के रूल्स में तब्दीलियां की गई हैं उस पर भी टैक्स पेयर को बहुत से तोहफात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी अपने क्लाइंट्स और टैक्स पेयर की मुश्किलात को हल करने के लिए दिन रात कोशिश है। अब देखना यह है टैक्स पेयर की सुनी जाती है या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो किराएदारी पर टैक्स लगाया उस पर डट जाती है। अगले प्रोग्राम तक लिए अफजल यूबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।